चलो जी, आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जो कि हमारे पास है क्वांटम नंबर्स। तो बेसिकली जो क्वांटम नंबर्स होते हैं, ये बहुत बड़ी, हम ये कह सकते हैं ना, बहुत बड़ी कंसेप्ट है और इसको एक वीडियो में समझाना बड़ा मुश्किल है, बट मैं इसको ब्रीफली विदिन 10 मिनट्स आपको समझाने की कोशिश करूँगा। बेसिकली क्वांटम नंबर एक ऐसा तरीका होता है जिससे हम इलेक्ट्रॉन्स की जो पोजीशन है अराउंड द न्यूक्लियस उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है जी। हम एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रही है तो उसकी एग्जैक्ट पोजीशन कहाँ पर होगी, या वो कहाँ पर रिवॉल्व कर रहा होगा और उसकी ओरिएंटेशन किस साइड पे होगी, और साथ ही साथ उसकी स्पिन कैसे होगी। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम क्वांटम नंबर में मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ यहाँ पर सबसे पहले लिखना चाहूँगा, वो ये है कि जो क्वांटम नंबर होती है, ये करता क्या है, ठीक है जी, इट एक्सप्रेस द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है जी, पहली चीज़ तो हमें ये समझ में आ गया कि क्वांटम नंबर बेसिकली इलेक्ट्रॉन को एक्सप्रेस करती है कि न्यूक्लियस के चारों तरफ ये किस तरह से मौजूद होगा, कहाँ पर ये मौजूद होगा। सो हमारे पास जो क्वांटम नंबर है, बेसिकली 4 तरह के क्वांटम नंबर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम उनकी लिस्ट बनाते हैं कि वो कौन-कौन से टाइप्स हैं, फिर हम उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी, तो हमारे पास सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेकंड में हमारे पास आता है अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। अज़ीमुथल क्वांटम नंबर। नेक्स्ट हमारे पास आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और लास्ट में हमारे पास आता है स्पिन स्पिन क्वांटम नंबर। ठीक है जी। तो एक चीज़ जो हमें समझ में आती है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन को अगर हमने एक्सप्रेस करनी है, उसकी पोजीशन को डिटरमाइन करनी है, तो हम क्वांटम नंबर को यूज़ करते हैं। एंड देयर आर 4 टाइप ऑफ क्वांटम नंबर्स एज आई डिस्क्राइब्ड हियर। ठीक है। सबसे पहले वाले को हम ज़रा डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी ये किस चीज़ के बारे में हमें बताता है। तो पहली चीज़ हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। हम इसको बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में करेंगे, ठीक है, ताकि हमें ये समझ में आ जाए। सो प्रिंसिपल जो क्वांटम नंबर है, बेसिकली इसको हम कहते हैं एक तरीके से ना बोहर क्वांटम नंबर भी इसको कहा जाता है। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि ये बोहर शेल को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। सो हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो पॉइंट है इसमें वो ये है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट बोहर शेल। बोहर्स शेल। ठीक है जी। बोहर ने जो मॉडल दिया था वो हमें याद है कि सेंटर में न्यूक्लियस एंड इसके चारों तरफ डिफरेंट शेल्स होते हैं ना, और इस शेल्स में जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिवॉल्व कर रहा होता है। ठीक है जी। अगर हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को दिखाने की कोशिश करें तो इलेक्ट्रॉन इस शेल में रिवॉल्व कर रहा है। तो कौन सा शेल होगा उसको उसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है जी। और इसको रिप्रेजेंट किस चीज़ से किया जाता है? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एन से, स्मॉलर एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसकी जो वैल्यूज होती है ना स्मॉलर एन की, वो होती है 1 2 3 4 एंड सो ऑन। यानी अगर पहला शेल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? 1। अगर सेकंड शेल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? 2। अगर थर्ड शेल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? 3। अगर फोर्थ शेल होगा तो एन की वैल्यू क्या होगी? 4 हो जाएगा। सो नंबर ऑफ जो है ना शेल कितनी होगी, इसके बारे में हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताता है। ठीक है। एक और अहम चीज़ जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें डिस्क्राइब करता है वो ये है कि हमें बताता है कि पीरियड्स, कौन सा पीरियड में ये इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो भी हमें ये बताता है। यानी अगर एन की वैल्यू फर्स्ट है, इसका मतलब ये कौन सा पीरियड में है? ये फर्स्ट पीरियड में। अगर एन की वैल्यू 2 होगी, एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है जी। अगर उसकी वैल्यू 2 होगी तो ये कौन से पीरियड में होगी? सेकेंड। अगर 3 होगी तो ये कौन सी होगी? थर्ड। अगर 4 होगी तो ये फोर्थ पीरियड में होगी। सो हमें ये पीरियड के बारे में भी बताता है। एंड द लास्ट पॉइंट जो हमें यहाँ पर याद रखनी है वो ये है कि एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी,
ठीक है जी। एन की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, ठीक है, उतना ही हमारे पास उस एटम की जो शेल है, उस एटम की जो साइज़ है ना, वो भी क्या होगा, ग्रेटर होगा। क्या मतलब है इसका? मिसाल के तौर पर अगर एन की वैल्यू 1 हो तो उसमें एक ही शेल होगा, ठीक है, एक ही शेल होगा, इसका मतलब है कि वो छोटा साइज का होगा। इसी तरह से अगर एन की वैल्यू 2 होगी, ठीक है, एन की वैल्यू 2 होगी तो उसमें कितने शेल्स होंगे, 2 शेल्स होंगे, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। अगर एन की वैल्यू 3 होगी तो 3 शेल होगा, उस एटम का साइज और भी बड़ा हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि जितने एन की वैल्यू ज़्यादा होगी, यानी जितने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू ज़्यादा होगी, उसका साइज भी उतना ही ज़्यादा होगा। सो ये हमारे पास था प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और क्या है और किस चीज़ के बारे में बताता है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, जो कि हमारे पास है जी दूसरा जो क्वांटम नंबर है ना, वह हमारे पास है अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल अजीमुथल क्वांटम नंबर। नाउ ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है जी। अजीमुथल क्वांटम नंबर थोड़ा इंटरेस्टिंग है, बिकॉज क्यों इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरीके से हमारे पास जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें शेल के बारे में बता रहा था कि कौन सा शेल होगा, ठीक है, सिमिलरली अजीमुथल क्वांटम नंबर हमें सब शेल्स के बारे में बताते हैं। ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, सब शेल्स के बारे में बताते हैं, और इस सब शेल का दूसरा जो नाम है ना, वो है ऑर्बिटल्स, ठीक है जी। यानी ये हमें ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। और इसको डिनोट किससे किया जाता है, जैसे इसको एन से डिनोट किया जाता है, इसको एल से डिनोट किया जाता है, स्मॉल एल से। एंड जो स्मॉल एल की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो जाएगी, ठीक है जी। सो इसका क्या मतलब है, देखो ये एल की जो वैल्यू है ना, वो हमें सब शेल के बारे में बताता है। थोड़ा सा मैं रिवाइज करता हूँ, सब शेल क्या होता है। बेसिकली देयर आर 4 टाइप ऑफ सब शेल्स, वी नो दैट, एस, पी, डी एंड एफ। 4 तरह के सब शेल्स होते हैं ना, एस, पी, डी, एफ। सो अगर एल की वैल्यू 0 होगी तो वो हमारे पास एस सब शेल होगा। अगर एल की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास उसमें पी सब शेल्स भी होंगे। अगर एल की वैल्यू 2 तक होगी तो उसमें हमारे पास डी सब शेल भी होंगे। और एल की वैल्यू अगर 3 हो, ठीक है, तो हमारे पास उसके अंदर एफ सब शेल भी होगा। देखो यहाँ पर एक बच्चे कंफ्यूज क्या कर देते कि भाई सिर्फ एफ होगा, ये 3 तक होगी तो सिर्फ एफ नहीं होगा, बल्कि उसमें एस, पी, डी भी होगा और साथ में एफ भी होगा। यानी हमने सारे काउंट करने हैं, सारे जीरो, अगर सिर्फ जीरो पे खत्म हो रहा हो ना, इसका मतलब एस पे खत्म होगा वो सब शेल, यानी उस एलिमेंट का, उस एटम का जो आखिरी शेल है ना, वो एस पे खत्म होगा, उससे आगे नहीं होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 और 1 होगा ना, तो वो पी पे जाके खत्म हो जाएगा, एस भी होगा, पी भी होगा। अगर 2 पे जाके वो खत्म हो रहा है ना, 2 तक है उसका आखिरी हद, तो उसमें एस, पी और डी होगा। और अगर 3 होगा ना, एस, पी, डी, एफ, तो ये चारों के चारों सब शेल उसके अंदर मौजूद होंगे। समझ गए? अच्छा जी, ये तो यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया कि यहाँ पर क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़, हमारे पास हर सब शेल के अंदर ना मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आने की गुंजाइश होती है, ठीक है जी। एस के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, ठीक है जी। डी के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है, और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन तक ऑक्युपाई कर सकता है। तो इसकी गुंजाइश की ज़रा हम बात कर रहे हैं, तो ये हमें अज़मुथल क्वांटम नंबर बताता है। और साथ ही साथ हमें क्या बताता है भाई कि इसमें एक और चीज़ का हमें पता चलता है, वो क्या है, ये हमें बताता है ब्लॉक्स के बारे में भी। ये आपने याद ज़रूर रखना है। देखो जिस तरह से प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें पीरियड्स के बारे में बताता था, पीरियोडिक टेबल में 7 पीरियड्स होते हैं ना, तो कौन से पीरियड में वो एलिमेंट है वो हमें ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जहाँ पर ये एंड होता है, ठीक है, एंड की वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास जो अज़मुथल क्वांटम नंबर है ना, वो हमें ब्लॉक के बारे में बताता है। अगर 0 पे एंड हो रहा है, ठीक है, कन्फिग्रेशन में, या एल की वैल्यू 0 तक ख़त्म हो रहा है, तो ये हमारे पास एस ब्लॉक हो पे ख़त्म होगा। अगर 1 हो तो पी पे, 2 पे ख़त्म हो रहा तो डी, एंड इसी तरह से 3 पे ख़त्म हो गया तो एफ। तो टोटल 4 ब्लॉक्स होते हैं पीरियोडिक टेबल में। सो अज़मुथल क्वांटम नंबर टेल्स अस अबाउट द ब्लॉक्स इन पीरियोडिक टेबल एज वेल। समझ गए? तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है।
और यही तक था हमारे पास दूसरा अज़मुथल क्वांटम नंबर। इतना इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट की तरफ हम जाते हैं, जो कि हमारे पास और इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इम्पोर्टेंट मैं इस हवाले से कह रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा ना उसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में। ठीक है जी, तो हमारे पास थर्ड आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? ठीक है जी, तो ये हमें बताता है, ठीक है, तो देखो हर एक का अलग अलग मकसद है ना, हर एक जो क्वांटम नंबर का अलग एम है, अलग चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो हमारे पास जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है? इट टेल्स अस अबाउट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं। ठीक है जी, अब देखो ऑर्बिटल्स का तो हमें समझ में आता है एस-पी-डी-एफ, तो ये डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स क्या होता है? तो बेटा सबसे पहले देखो, अगर मैं यहाँ आपको एक्सप्लेन करूँ ना, तो सबसे पहले आता है शेल। ठीक है जी, अब इस शेल के अंदर आती है सब शेल। ठीक है, जैसे एस-पी-डी-एफ, और इस सब शेल के अंदर मजीद छोटे छोटे खाने होते हैं जिनको हम कहते हैं ये वाला डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। जैसे एस में सिर्फ एक होता है, पी में हमारे पास 3 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में हमारे पास टोटल 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ में हमारे पास टोटल कितने डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स होते हैं बेटा? ये आपको पता होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 और 7 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल होते हैं। तो समझने वाली बात है ना। सबसे ऊपर आता है शेल। ठीक है, शेल के अंदर आती है सब शेल, या हम इसको कहते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है जी, और ऑर्बिटल्स के अंदर आती है डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो हमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें बताती है कि डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स कौन सा होगा, यानी किस सब शेल के अंदर किस साइड पे ये मौजूद होगा, ये हमें बताते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ जो कंपलसरी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, वो है हमारे पास, वो है इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है जी, इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड जब तक आप नहीं देंगे ना उसको, तब तक डीजेनरेटिव ऑर्बिटल शो नहीं होगा। एसपीडीएफ तो है, लेकिन जो ही आप इसको किसी भी, जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखते हैं ना, ठीक है जी, जैसे कि एटम है, इसका शेल है, इलेक्ट्रॉन है, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे ना, तब उस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से, ठीक है जी, ये इसका कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, नॉर्थ से साउथ की तरफ, तो उसके इन्फ्लुएंस में हमारे पास डीजेनरेटिव ऑर्बिटल जनरेट हो जाएंगे। ठीक है जी, और डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स को, या हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से। ठीक है जी, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसकी जो वैल्यूज होती है वो क्या होता है, स्मॉल एम की जो वैल्यू होती है ना, वो हमेशा होती है हमारे पास 0 से शुरू होता है, 0 +1 +2 +3, इसी तरह से 0 -1, ठीक है जी, पीछे आएंगे -2 एंड -3, यानी 0 से प्लस में भी जाएगा, 0 से माइनस में भी आएगा। इसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ कि ये क्या हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है जी, ये आगे भी जाएगा और ये पीछे भी आएगा, तो ये आगे इसी तरह से चलता जाएगा। अब यहाँ पर हम ज़रा एक उसकी एक मिसाल देते हैं इसको समझाने के लिए। ठीक है जी, मिसाल के तौर पर ना हमारे पास है जो m होती है ना, बेसिकली m इक्वल होता है -L 0 +L तक। L हमने क्या बताया था, अज़मुथल क्वांटम नंबर ना, तो अज़मुथल क्वांटम नंबर पे ही ये डिपेंड करता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड करती है अज़मुथल पर, बिकॉज इट इज़ डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। ठीक है, जो कि हमारे पास ऑर्बिटल के अंदर आता है, तो ऑर्बिटल का आपको पता हो तो डीजेनरेट का आपको खुद ब खुद पता चल जाता है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर, अगर L की वैल्यू 0 हो, ठीक है जी, L की वैल्यू 0 होगा तो कौन सा ऑर्बिटल होगा? हमें पता है L की वैल्यू अगर 0 होगी तो s ऑर्बिटल होगा, राइट। L की वैल्यू अगर 0 होगी तो हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल होगा? यहाँ पर हमने लिखा है L की वैल्यू अगर 0 होगी तो s ऑर्बिटल होगा। ठीक है जी, s ऑर्बिटल होगा तो m की वैल्यू क्या होगी? फिर m की वैल्यू, ठीक हो, m की वैल्यू होगी 0 + L -L। L की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी 0 ही होगी। ठीक है जी, तो हमारे पास जो s सबशेल है, ठीक है जी, s सबशेल की मैं बात करूं क्योंकि L 0 होता है तो वो बन जाता है s सबशेल, तो इसके अंदर कोई भी डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स नहीं होगा, यानी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे ना तो ये कहीं पर भी आपको रोटेट करता हुआ नजर नहीं आएगा, यानी ये हमेशा सफेरिकल ही रहेगा। ठीक है जी, अपने जगह पर ही रहेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं पी की। ठीक है जी,
P के लिए L की वैल्यू क्या होनी चाहिए, L की वैल्यू होनी चाहिए 1, ठीक है जी। तो P के लिए हमारे पास L की वैल्यू होती है 1, तो M की वैल्यू क्या होगी, देखो बेटा 1 होगी ना, तो 0 + 1 0 - 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा M की वैल्यू -1 0 + 1, यानी इसी L को ना हमने 2 बार लिखना है, प्लस के साथ माइनस के साथ। तो यहाँ पर कितने डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स बने हैं जी, -1 0 + 1, तो हमारे पास टोटल 3 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स यहाँ पर बनते हैं, ठीक है जी। यानी मैग्नेटिक फील्ड में जब आप किसी भी एटम को रखते हो जिसके अंदर p ऑर्बिटल हो ना, तो वो 3 डायरेक्शन में हमें जाता हुआ नजर आता है, क्योंकि 3 वैल्यूज है ना। एक हमारे पास x एक्सिस पे जाता है जिसको हम कहते हैं px, एक y एक्सिस पे जाता है जिसको हम कहते हैं py, एक z एक्सिस पे जाता है जिसको हम कहते हैं pz। तो इसके हो गए 3 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स p ऑर्बिटल्स के, ठीक है जी। ये हमारे पास क्लियर हो गया। सिमिलरली हम डी की बात करते हैं, ठीक है जी। एफ की भी हम कर सकते हैं, हम डी की करेंगे। डी में हमारे पास जो एल की वैल्यू होती है, देखो मैंने यहाँ पर लिखा था, अगर आपको याद हो, देखो यहाँ पर हमने लिखा है एल की वैल्यू होती है डी के लिए 2, ठीक है जी। तो एल की वैल्यू हम यहाँ पर लिखेंगे डी के लिए, एल की वैल्यू होती है 2, तो एम की वैल्यू क्या होगी, ठीक है जी। तो एम की वैल्यू 0 +1 +2 तक हम जाएंगे, ठीक है जी। फिर 0 -1 और हम -2 तक जाएंगे, ठीक है। जहां तक है ना वहां तक हम 0 से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर कितने डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स बने, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास बन गए 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। इसका क्या मतलब है, जब भी आप डी ऑर्बिटल्स को, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो ये 5 डायरेक्शन में मूव करेंगे, ठीक है। दैट्स वाई हमें ये 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इनके नाम क्या है, नाम भी हमें याद होनी चाहिए, वो है dxy, dyz, dzx, dx² - y² एंड dz²। हर डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के, ठीक है जी, अलग अलग नाम, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पर भी आपको दिखाया था, ठीक है। 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स हमने बनाए थे, नहीं कैसे बनाएंगे, देखो मैं यहाँ पर, चलो आपको ये भी करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4, यानी ये 1 2 3 4 एंड 5 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स। पी के हमने कितने बनाए थे, 3 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स बनेंगे ना। ये हो गया, देखिए ये पी एक्स, ठीक है जी, ये पी एक्स हो गया, ये पी वाई हो गया, और ये हमारे पास पी जेड हो गया। और एस की कोई भी डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स नहीं होती, तो ये हमारे पास एस हो गया। इसी तरह डी में जो है ना हमारे पास 5 डीजेनरेटिव, सॉरी एफ के अंदर, क्योंकि उसमें एल की जो वैल्यू होती है ना एफ के अंदर, वो होती है एफ के अंदर एल की वैल्यू 3, तो एम की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 +1 +2 +3 -1 -2 एंड -3, तो 1 2 3 4 5 6 7 डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स बनते हैं, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पर नहीं बनाएंगे। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर था, जो हमें क्या बता रहा था कि जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर कैसा होगा, कितने ऑर्बिटल्स में वो कन्वर्ट हो जाएंगे, और किस तरीके से वो बिहेव करेंगे, ठीक है जी। इसी तरीके से हमारे पास लास्ट, क्योंकि ये जो है ना टॉपिक बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो मैं इसको शॉर्ट करता हूँ। हमारे पास जो नंबर 4 पे आता है वो है स्पिन क्वांटम नंबर। इसको मैं ज़रा एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ये सारे क्वांटम नंबर रिलेटेड है बेटा, ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहली चीज़ जो इसमें हमने याद रखनी है ना, स्पिन क्वांटम नंबर, ये हमें किस चीज़ के बारे में बताता है, ये हमें बताता है स्पिन के बारे में। कि हमारे पास ये जितने भी हमने दिखाए हैं ना, देखो सबसे पहले ऊपर था शेल, फिर शेल के अंदर था सब शेल SPDF, उसके अंदर था डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स, ठीक है जी, जो कि हमारे पास ये सारे, ये जो PX PY था। अब उसके अंदर आती है स्पिन क्वांटम नंबर। और मैंने कहा था ना कि हर जो ऑर्बिटल्स है ना वो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की उनमें सलाहियत होती है ना। एस के अंदर 2 आ सकता है मैक्सिमम, पी में आ सकता है 6, डी में आ सकता है मैक्सिमम 10, और एफ में आ सकता है 14। तो यहाँ से जो है ना स्पिन क्वांटम नंबर शुरू हो जाता है कि एस के अंदर 2 ही क्यों आता है, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन क्यों मैक्सिमम आ सकता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता, डी के अंदर 10 ही क्यों आता है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं आ सकता, और एफ के अंदर 14 ही क्यों आती है, उससे ज़्यादा क्यों नहीं ऑक्युपाई कर सकता। तो उसका जवाब जो है ना हमारे पास हमें स्पिन क्वांटम नंबर देता है, ठीक है जी। स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, पहली चीज़ तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल एस से, ठीक है। और स्मॉल एस की जो वैल्यू क्या होगी, +12 -12, ठीक है। एक को कहा जाता है क्लॉकवाइज, दूसरे को कहा जाता है एंटी क्लॉकवाइज।
और स्पिन क्वांटम नंबर हमें क्या बताता है, ये हमें पहले रूल से हमें चीज़ें समझ में आ जाती है। पहली बात ये बताता है कि मैक्सिमम जो है ना हमारे पास, मैक्सिमम एक जो ऑर्बिटल्स होते हैं ना, मैक्सिमम जो 1 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स होती है ना, 1 डी जनरेटिव ऑर्बिटल जो होता है उसमें मैक्सिमम जो है ना हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं सकता। जैसे देखो ये इसके अंदर 1 2 3 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स है ना, इसके अंदर 1 2 3 4 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स है। तो एक डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स की अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकते। तो बात यहाँ पर ख़त्म हो गई ना बेटा। देखो अगर मैं इसकी बात करूँ, ठीक है, जो मैं ज़रा यहाँ पर आपको दिखाता हूँ, बना के दिखाता हूँ, तब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। ये एक डी जनरेटिव ऑर्बिटल है, मैक्सिमम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इसके अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और इसके अंदर भी 2 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 2 4 6 8 और 10। ठीक है जी। ये हमारे पास कौन सा ऑर्बिटल था? डी वाला था ना, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, डी में मैक्सिमम कितने आ सकता है, यहाँ पर बात खत्म हो गई ना बेटा। 10 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 से ज़्यादा इसके अंदर कैपेसिटी ही नहीं है, क्योंकि इसमें 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल्स है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। दैट्स वाई डी के अंदर 10 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। पी के अंदर अगर हम बात करें तो देखो 1 2 3 4 5 6 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। एस के अंदर सिर्फ एक ही है, तो एक से ज़्यादा वो आए, 2 से ज़्यादा आ ही नहीं सकता। ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर ख़त्म हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ मैं बताता हूँ, स्पिन में जो हमारे पास बचता है वो क्या है, जो स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से, वो ये है ना कि 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एक डी जनरेटिव ऑर्बिटल में आएगा और उन दोनों की जो स्पिन होगी ना हमेशा क्या होगी, अपोजिट होगी। उन दोनों की जो स्पिन होगी हमेशा अपोजिट होगी। अगर एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा तो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमेशा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है। तो अगर हम क्लॉकवाइज के लिए ऊपर की तरफ शो करेंगे ना एरो, तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम एरो नीचे की साइड पर शो करेंगे। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब भी दिखाना होता है ना, हम इसी तरह से दिखाते हैं, एक को ऊपर एक को नीचे। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो एक दूसरे की जो इफेक्ट को वो कैंसिल आउट कर देगा ना, तो ये डी ऑर्बिटल में आराम से बैठेगा, स्टेबल होकर बैठेगा। एक रीजन हमें समझ में ये आती है ना कि एक क्लॉकवाइज दूसरा एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, आराम से बैठेगा। अगर दोनों क्लॉकवाइज मूव करे फॉर एग्जांपल, तो इन दोनों का इफेक्ट इंक्रीज होगा ना, तो ये अनस्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के लिए भी इन दोनों की जो स्पिन है ना वो अपोजिट होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसको हम दिखाते कैसे, हाफ एरो से। ठीक है जी। इसका हाफ दिखाओ और दूसरे का, नीचे वाले का भी अगला वाला हाफ दिखाओ। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉन को किसी भी डिजेनरेटिव ऑर्बिटल में दिखाते हैं। और ये क्या हमें क्या बताता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया स्पिन क्वांटम नंबर। इसके अलावा एक और चीज जो स्पिन में हमें याद रखनी बेटा, कि अगर हमारे पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन में बेसिकली वो क्या होता है, जैसे कि इसकी हम बात करते हैं डी की। डी में टोटल 5 डी जनरेटिव ऑर्बिटल है, मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकता है ना, लेकिन हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं है। तो 5 इलेक्ट्रॉन इधर कैसे बैठेंगे? ठीक है। वो भी हमें स्पिन हमें बताता है। ठीक है जी। स्पिन हमें क्या बताता है कि हमारे पास अगर ये जैसे कि डी ऑर्बिटल है, 5 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम 10 आ सकते हैं ना, 5 है तो 5 कैसे अंदर बैठेगा। ठीक है। उनकी रहने की तरीका क्या होगा, तो 5 होगा तो सबसे पहले ये 1 1 करके बैठेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। सबकी स्पिन सेम होगी और एक ही डायरेक्शन में सबके सबका होना जरूरी है, अगर वो अनपेयर्ड हो तो। ठीक है। अगर 6 हो ना, मिसाल के तौर पर 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो अब अगला इलेक्ट्रॉन जब यहाँ पर आएगा ना तो उसकी स्पिन अपोजिट होगी। अगर 7 हो जाएगा तो वो अगले में जाएगा। तो पहले 1 1 1 हाफ फिल होगा, फिर जाके 2 2 2 जाएगा, फिर ये अपोजिट स्पिन में आना शुरू हो जाएगा। तो दिस वाज आवर स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा मैं थोड़ा इसको समराइज कर देता हूँ अभी तक हमने जो किया है। ठीक है जी। अभी तक हमने ये बताया ना कि हमारे पास सबसे पहले जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है एन, ये हमें बताता है शेल के बारे में। ठीक है जी, कौन सा शेल होगा। फिर उसके अंदर हमारे पास जो दूसरा क्वांटम नंबर है ना, वो हमारे पास है अजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी। ये हमें शेल के अंदर ले जाती है, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होगा और किस तरह से होगा। फिर उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा वाला सब क्वांटम नंबर, जो कि हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, जो हमें डीजेनरेटिव ऑर्बिटल्स के बारे में बताते हैं, यानी ऑर्बिटल्स के अंदर लेके जाते हैं। और आखिर में हमारे पास आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जो कि हमें इसके मजीद अंदर लेके जाता है कि एक डीजेनरेटिव ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन होगी ना, वो कैसे होगी। ठीक है जी। या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो ये सारा जो है ना हमें क्या बता रहा था,
दिस ऑल टेल्स अस अबाउट द बिहेवियर ऑफ, ठीक है जी, बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटॉमिक शेल। या हम कह सकते हैं ना, उसकी पोजीशन बताते हैं कि एग्जैक्टली हमें इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मिलेगा। आई होप आपको एक कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। तो एक बहुत बड़ा जो कंसेप्ट है ना, मैंने उसको समराइज़ कर दिया है। आप इस वीडियो के देखेंगे, फिर आप अपनी किताब को देखेंगे, तो इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।